पहली पहली क्लास है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है। हो 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 पहली पहली क्लास है। तो बच्चों, क्लास 9th में ये आपकी पहली क्लास है, क्लास 9th। और हम जब भी अपनी पहली क्लास में आते हैं, फर्स्ट क्लास इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब मैंने यहाँ पे बोला कि जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है, तो भाई केमिस्ट्री तो मेरा यार है। मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु हूँ और केमिस्ट्री मेरा यार है। यार का मतलब होता है दोस्त, साथी। अब केमिस्ट्री आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी अभी तक, 8th क्लास तक। अभी जो बच्चे 12th कर भी लेते हैं उसके बाद भी वो ये कहते हैं कि भैया जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है। वो मुझसे कहते हैं कैसा तेरा यार है, कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि भाई केमिस्ट्री सिंपली इज ए मिस्ट्री, रहस्य है एक। तो इसको समझना है तो एक इत्मीनान से उसको दिमाग लगा के समझना है। अब यहाँ पर इस चैनल में जो मैंने नया नया शुरू किया है, और ये 9th क्लास का आज मेरा पहला वीडियो है। तो केमिस्ट्री में रहस्य होते हैं और समझ में थोड़ा कम आता है, इसलिए एक सिस्टम से चलेंगे तो काम बनेगा। तो देखिए, पहली क्लास है तो पहली चीज़ ज़रूरी क्या है, आप 9th क्लास में हो, आपका टारगेट आईआईटी क्वालिफाई करके आईआईटी से बीटेक करना है, इंजीनियर बनना है। आपकी ख्वाहिश एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है। अगर दो ये ख्वाहिशें मेन रहती हैं बच्चों के दिमाग में, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत करें। मजबूत करने की आपको ज़रूरत होती है, तो मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा पूरा चैनल ही डेडिकेटेड है एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ों के लिए। लेकिन ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मैं एनसीईआरटी लेके चलूँगा, एनसीईआरटी से रिलेटेड सारी चीज़ें आसपास की मैं डिस्कस करूँगा। सेंटर पे होगा एनसीईआरटी, क्योंकि आईआईटी का एग्ज़ाम और नीट यानी मेडिकल वाला एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, एनसीईआरटी ओरिएंटेड होते हैं, एनसीईआरटी उनके सेंटर पे होती है। तो इसलिए एनसीईआरटी को लेके चलेंगे। वैसे आप लोगों के लिए देखिए, पहली ज़रूरत क्या है कि 3 बुक्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। पहली बुक नंबर 1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कोई आपका काम नहीं चल सकता है। दूसरे नंबर पे आप एक कोई एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो मोस्टली बच्चे नहीं करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये भी एनसीईआरटी इशू करती है। तो एक एनसीईआरटी वाली बुक, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं मिले, आप अरिहंत वाली ले लीजिए, उसमें सल्यूशन भी होता है, और बाकी आप ऑनलाइन उसको मंगा भी सकते हो। तीसरी, आपके पास कोई एक रिफ्रेशर होनी चाहिए। तो लखमीर सिंह, मंजीत कौर, इनकी अक्सर चलती है, या कोई भी ऐसी रिफ्रेशर जो आपके स्कूल में बताई गई है, आप उसको ले लीजिए। और बाकी तो मैं बैठा ही हुआ हूँ, जो भी कमी होगी तो मैं तो आपको पूरी करूँगा ही करूँगा। तो इसमें देखिए, मैं 3 आपको, पहला जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 है, और जब तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं होगा इसके पार्ट एक एक करके बनते चलेंगे, है ना। और वो एक नीचे वहाँ पर एक लाल लाल सब्सक्राइब बना हुआ है, उसको आप दबा दीजिए, और बगल में बेल, घंटी का सिंबल बना हुआ है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसे ही मेरा वीडियो लॉन्च हुआ, आपको तुरंत पता चल गया, आपने तुरंत गए और तुरंत पढ़ लिया। अब देखो, ना तो आपको स्कूल की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है केमिस्ट्री में, ना तो आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ने वाली। सारा खेल मैं आपका लेके चलूँगा,
इतना डिटेल्ड ये सब चैनल आने वाला है कि आप भी यकीन नहीं करोगे, और ये वक्त बताएगा, आप देखते जाना, आपको बात समझ में आती जाएगी। तो ये पहला हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री के लिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो पहले ज़रा मैं अपने सूक्ष्म रूप में हो जाऊं, छोटा ज़रा रूप बना लेता हूँ। इतना रूप ठीक है, इतना रूप ठीक है, ठीक है, इतना रूप में बना लेता हूँ। और अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, ये हमारा चैप्टर 1 है क्लास 9th का। लेट्स स्टार्ट। एक एक लाइन में पहले लेके चलूँगा, एक एक एक्टिविटी लेके चलूँगा। पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, फिर रिफ्रेशर्स के क्वेश्चन करेंगे, और पता नहीं क्या क्या करेंगे। फिर हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, है ना। जब सब कर लेंगे तो फिर हवन ही तो क्या है, तो ओम नमः स्वाहा। तो चलिए एनसीईआरटी अपनी ओपन कर लीजिए। अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहे हैं तो आप याद रखना कि बहुत बड़ी आपके साथ गलती हो रही है। आप एनसीईआरटी खरीद लीजिए, बहुत सस्ती मिलती है, या फिर इसको डाउनलोड कर लीजिए। दोनों में से कोई भी आप काम कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। मैं कहाँ से आप डाउनलोड करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप एनसीईआरटी को डाउनलोड कर लीजिए और ज़रूर पढ़िए उसको। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब हमारे आसपास की चीज़ें को कहते हैं हम सराउंडिंग्स। ये जो टर्म आप देख रहे हो ना, सराउंडिंग्स, आप जहाँ बैठे हो इधर उधर चक्कर मकर करके देखो चारों तरफ, आप सराउंडिंग्स, आपके आसपास की चीज़ें। आपको वॉल दिख रही है रूम की, आपको ऊपर देखा फैन दिख रहा है, आपको अपने कमरे में फर्नीचर्स दिख रहे हैं, आपको टेलीविज़न दिख रहा है, आपको रूम में तमाम चीज़ें दिख रही हैं, वो सभी सराउंडिंग्स में आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size, and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. देखिए यहाँ पर जो कुछ भी हमारे आसपास है वो मैटर है। तो स्टूडेंट्स पूरी तरह से तो ये सही बात नहीं है। अब आप देखिए, मैं जब यहाँ पर एक इन्होंने नाम ले ही लिया, यूनिवर्स की बात कर ही ली, ब्रह्मांड की बात कर ही ली, तो आपके आसपास जो कुछ भी है, आप जहाँ रूम में बैठे हो उसका सब कुछ, आप रूम से ज़रा बाहर निकलिए और आप अपनी बालकनी में पहुँच गए, और आप मान लिया बहुत ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं और आपको दूर से पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा है। सब कुछ जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सारा का सारा मैटर है। आप ऊपर देखते हो स्काई, स्काई तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको सन दिखाई दे रहा है, और रात में आपको स्टार्स, आपको मून, ये सारा का सारा अगर देखोगे आप तो ये सब मैटर में आता है, ये सारा का सारा मैटर है। लेकिन यूनिवर्स सिर्फ मैटर से मिलकर नहीं बना है। यूनिवर्स के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है मैटर, ध्यान रखना, दूसरा पार्ट है वेव। और अगर ज़्यादा मैं सटीक ढंग से बताऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें आपकी लाइट भी आती है। अब आपके कमरे में लाइट भी तो आप समझ रहे हो, लाइट है तो आप चीज़ों को देख पाते हो। लाइट के बिना आप किसी भी मैटर को देख नहीं पाओगे, छू लोगे लेकिन देख नहीं पाओगे। यू कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, एनी मैटर विदाउट लाइट। मेरे पास, अपने पास एक तो आँखें होनी चाहिए और दूसरी चीज़ हमारे पास में लाइट होनी चाहिए। दो चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए। तो लाइट किस में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है। तो ये कहना कि यूनिवर्स में मैटर से बिना है, आधी अधूरी बात है।
जहाँ पे एनसीईआरटी में कमी होगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप एक कॉपी बना लीजिए मेरे लिए। आपकी स्कूल की एक कॉपी है, अच्छी बात है, आप बहुत काबिल टीचर से पढ़ते हो। मैं तो एक बहुत छोटा सा टीचर हूँ, बहुत छोटा सा टीचर हूँ। 30+ ईयर्स हो चुके हैं, इतने समय से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं एक अज्ञानी टीचर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। आप मुझे पढ़िएगा, जब आपको लगे तब आप मुझे गुरु मानिएगा, नहीं लगे मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़रूरत नहीं है। मुझे गालियाँ दीजिएगा, निकल जाइएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं बंदे में है दम, तो मुझे गुरु अगर एक्सेप्ट करोगे तो मैं आपके ऊपर सब कुछ लुटाऊंगा, तभी आप सीख पाओगे। गुरु पे समर्पित होना पड़ता है, तब उसको समझते हैं। गुरु को पहले मानो, एक्सेप्ट करो। अगर लगता है मैं गुरु हूँ, मुझसे सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा आपको। तभी तो आप जान पाओगे कि मैं आपके गुरु बनने के काबिल हूँ कि नहीं हूँ। मैं ये जानता हूँ कि आप सब मेरे स्टूडेंट बनने के लायक हो, आप सब इस काबिल हो, आप सब मेरे स्टूडेंट बनने के काबिल हो। तो देखिए, यूनिवर्स में दो चीज़ें हैं, एक मैटर है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और अगर मैटर की हम बात करें तो मैटर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मास और दूसरा होता है स्पेस, जगह। जगह, अब मान लो भैया आपके घर में एक बड़ा सा, आपने कहा कि एक बड़ा सा एक रूम है, आपका बेडरूम है, वो बोला कि भाई आपने उसमें बेड एक मंगवाया, तो बेड को रखने की जगह होनी चाहिए ना, तभी तो आप रखवाओगे। आप कहोगे कि बेडरूम में पहले से एक बेड पड़ा हुआ है, अब देयर इज़ नो प्लेस, तो स्पेस नहीं है, तो आप मैटर को उसमें नहीं रख सकते हो। तो उसमें मास भी होता है मैटर में और स्पेस भी होता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें लाइट आती है, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज है, जिसमें इंफ्रारेड है, जिसमें माइक्रोवेव है, पिज़्ज़ा बना के माइक्रोवेव ओवन में खाते हो आप, तो माइक्रोवेव है, वो सारा का सारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, वो मैटर नहीं है। उसमें ना तो मास है और ना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में द्रव्य कहते हैं, द्रव्य। अरे बेटा हिंदुस्तानी हो, कुछ थोड़ा जान लोगे हिंदी तो कोई बुराई नहीं, उसको द्रव्य कहते हैं। और पदार्थ भी बोलते हैं उसको, पदार्थ। द्रव्य है, पदार्थ है, वस्तु है, वस्तु भी बोल सकते हैं उसको। तो वो मैटर है, उसमें मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जब आप नोट्स हमारी मेरी कॉपी के बनाओगे, आपके स्कूल के काबिल टीचर, आपकी कोचिंग के काबिल टीचर, मैं अदना सा टीचर, मेरी भी एक कॉपी बना लेना, तो वक्त बताएगा कि कौन कितने पानी में है। ठीक है, आप खुद देखिएगा, खुद रियलाइज़ करिएगा, फिर बताइएगा। तो देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है मैटर, इसको कहते हैं मैटर। अच्छा, अब अगर मैटर की बात हुई तो द एयर वी ब्रेथ, एयर जो सांस लेते हैं हम, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, बड़े क्लाउड्स इस समय छाए हुए, स्टार्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, प्लांट, एनिमल, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, इवन वायरस, जो कोरोना वायरस है, बैक्टीरिया, ये सब मैटर में आते हैं। इन सब में मास होता है, ये सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जिसको भी हम देख सकें, छू सकें, महसूस कर सकें अपनी सेंसेस से, जिनमें मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करें, वो सब मैटर में आता है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। देखिए, दो चीज़ों पे जोर दिया गया है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। भैया स्पेस है तो वॉल्यूम होगा ना। अब एक बलून ले लो,
हवा भरो और बैलून धड़ाम। बर्थडे में सोचो, पिछले बर्थडे में कितने बैलून फोड़े थे, फोड़े होंगे, वो धड़ाम से चटाक से टूट गया। अब जब चटाक से टूट गया तो क्यों टूट गया? बोला भैया जो आप भर रहे हो वो एयर है, और एयर मैटर है, और उसको जगह स्पेस चाहिए, और स्पेस जितना था वो फैल के वो फट गया। जगह कम पड़ी, फट गया। अगर जनरल कम रखोगे, कैपेसिटी में रखोगे तो वो नहीं फटेगा, है ना। तो मास और वॉल्यूम ये दो चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अब देखिए, लाइन बाय लाइन है एनसीईआरटी, पहले लाइन बाय लाइन है तो लाइन बाय लाइन मिलेगा। अब देखिएगा, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। शुरू से ही इंसान बुद्धिमान रहे हैं, हमारे पूर्वज बुद्धिमान रहे हैं। हमसे पहले के शुरुआती जो मनुष्य थे, होमोसेपियंस थे, ह्यूमन बीइंग्स थे, इंटेलिजेंट थे, ब्रेन है, तभी तो हम ह्यूमन में अलग एक नज़र आते हैं। उन्होंने हमेशा देखा अपने आसपास की चीज़ें ये है क्या, उनके बारे में कॉमन फीचर ढूंढने की कोशिश करी। तो अर्ली में इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। पंच का मतलब होता है 5, तत्व का मतलब होता है एलिमेंट। तुलसीदास जी भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आकलन किया, उन्होंने आइडिया लगाया कि हमारी जो आसपास की चीज़ें हैं 5 एलिमेंट से बनी हैं। क्षिति जल, क्षिति का मतलब ज़मीन, जल का मतलब वाटर, पावक का मतलब आग, क्षित जल पावक गगन आसमान स्काई, और समीर का मतलब एयर। इन 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से मिलकर ये सब कुछ बना है। तो यही यहाँ पर जो टर्म लिखा है ना, पंच तत्व। तत्व हिंदी में भी लिखना सीख लो भैया, हिंदुस्तानी हो। इंग्लिश में तो मैं पूरा पढ़ाऊँगा ही आपको, कुछ हिंदी जान लोगे तो क्या दिक्कत है, हिंदुस्तानी हो। अरे आंटियों के बारे में जानते हो, कुछ अपनी मम्मी के बारे में भी जान लो भाई। हिंदी तो अपनी मॉम है, हिंदी इज़ माई मॉम। हम इंडियन हैं तो हमारी हिंदी जो है मदर टंग है। कई लोग, कुछ लोग विरोध करते हैं। अगर आप बिलोंग करते हो साउथ से तो आप तमिल है, तेलुगु है, जो भी आपकी मदर टंग है वो भी ले लो, वो भी हिंदी, संस्कृत सब भाई भाई एक ही जैसी चीज़ें, सब मदर टंग है हमारी। ठीक है, तो मुझे हिंदी आती है तो भाई हिंदी मेरी तो माँ आई। अच्छा देखिए, लिखा हुआ है एयर अर्थ फायर स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। और एक इसके साथ जो ग्रीक फिलोसफर है, ध्यान रखना ग्रीक का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है साइंस में, और अभी भी यूरोप लोगों का, यूरोप कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अब खैर अमेरिका, चाइना, जापान और कुछ कुछ इंडिया भी कंट्रीब्यूट करने लगा है, लेकिन एक समय तक ग्रीक छाए हुए थे। हाँ, हम इंडियन लोग भी काफ़ी आगे थे अपने लेवल की साइंस में। तो ग्रीक फिलोसफर अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इंडियन ने और ग्रीक ने कुछ ऐसी मिलती जुलती चीज़ें बताई कि कुछ खास एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर ये सारा का सारा मैटर बनता है। अच्छा, अब देखिए मॉडर्न डे में आ गए भैया, आज के दिन में आ गए कि मॉडर्न डे वाले क्या करते हैं। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। 2 तरह के क्लासिफिकेशन दिए, तो वो 2 तरह के हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मैटर के बारे में। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका कलर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसकी स्मेल क्या है, और वो उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। भैया सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, कैसा है,
हार्ड है, सॉफ्ट है, पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर एक चीज़ दी गई है। इसके अलावा केमिकल बेसिस पर भी डिस्कशन होगा आगे के चैप्टर्स में, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग ये आर्टिकल देखिए, इधर जो साइड में भी लिखे रहते हैं ना, इनको मैं आर्टिकल नाम से पुकारूंगा। 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसके अंदर 1.1 आर्टिकल का मेन है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसके अंदर जो सब आर्टिकल हैं, एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहली बात क्या है, देखिए लिखा है ना 1.1, 1.1 के बाद क्या 1.1, फिर 1.1.2, यानी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर से रिलेटेड जो जो बातें हैं वो इसके अंदर रखेंगे। इसी तरीके से आप भी अपनी नोट्स को बना सकते हो, आपके बड़े शानदार नोट्स बनेंगे, ठीक है। तो अब आप चलिए इस पे हम आते हैं पहले पे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और भैया अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो कोई भी मैटर है वो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीज़ों से मिलकर बना है। लिख लेना, बुक में हर जगह वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मैं आपको बताऊंगा। एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल्स। आप कोई भी चीज़ अपनी दुनिया में ले लीजिए ना, प्योर चीज़ आप लीजिए, मिक्सिंग वाली चीज़ नहीं, तो वो या तो एटम होंगे या आयन होंगे या मॉलिक्यूल होंगे। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल। इन 3 में से किसी चीज़ से मिलकर बनी होगी। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। स्पीसीज। अपना सफ़र जो चलेगा वो मेन चलेगा एनसीईआरटी के रास्ते पर, लेकिन साइड में भी मैं उतरूंगा कहीं पर। अच्छी सी एक पतली रोड चली जा रही है और आगे देखा बहुत अच्छी एक लेक है, आगे देखा बहुत अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे भी हम जाते हैं हाईवे से उतर के। तो हाईवे तो एनसीईआरटी का है, लेकिन अगल बगल में हम उतरेंगे और भी अच्छी चीज़ों को पकड़ेंगे। तो आप नोट कर लेना, स्पीसीज यहाँ पर केमिस्ट्री में बोलेंगे, बायो में भी ये टर्म यूज़ होता है। हर एक चीज़ एटम, आयन या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। और एटम, आयन या मॉलिक्यूल जिनको स्पीसीज कहते हैं, स्पीसीज होने के लिए उनका कोई फॉर्मूला होना ज़रूरी है। फॉर्मूला तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तभी वो बात बनेगी। जैसे हमने कहा डस्ट पार्टिकल, ये मैटर है, बोला हाँ मैटर है। मास है, इसमें ऑक्यूपाई स्पेस करता है, बोला क्या ये स्पीसीज में आता है, बोला नहीं आता है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं है, मिक्सचर है। अब हमने दूसरा आपको दिया भैया वाटर, तो बोला वाटर क्या है, बोला ये स्पीसीज में आता है। क्यों? क्योंकि वाटर का फार्मूला आपको मालूम होगा, H2O होता है इसका केमिकल फार्मूला। ऐसे आप लाखों फार्मूले सीखेंगे, सब कुछ नहीं रटना होता है, कुंचम कुंचम लर्निंग, तोरा तोरा सा रटना, तोरा तोरा रटना और ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना। थोड़ा थोड़ा आपको रटना है, ज़्यादा ज़्यादा आपको वर्किंग से निकालना है। और स्कूल में कैसे बताते हैं और मोस्टली लोग कैसे बताते हैं, जो शायद केमिस्ट्री को जिस दिन समझेंगे उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी। तो वो आपको क्या कहेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग एंड कुंचम कुंचम वर्किंग थोड़ी सी सब कुछ रट डालो, कंठस्थ कर डालो, वो ठीक नहीं है। लर्निंग एंड लर्निंग ये साइंस पढ़ने वालों का सिस्टम नहीं है। देखो, आप तो इस तरीके से ना तो IIT क्वालिफाई कर पाओगे, ना नीट क्वालिफाई कर पाओगे, ना ज़िंदगी में सफल हो पाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप अपनी आगे की स्ट्रीम बदल दो, लेकिन बेटा साइंस समझ रहे हो तो ज़िंदगी को समझ पाओगे। कुछ और भी लाइन में जा रहे हो तो भी ज़रूरी है, क्योंकि GS तो हर जगह ही आती है, हर कंपटीशन में आती है। और 9-10 लेवल की साइंस सब बच्चों को आनी चाहिए, हर कंपटीशन में पूछी जाती है। तो फ़ायदा तो आपको मिलना ही मिलना है।
तो स्पीसीज है फार्मूला है, तो H2O जैसे उसका फार्मूला है। तो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब वो जो पार्टिकल कैसे होते हैं, वो कॉन्टीन्यूअस होते हैं कि पार्टिकुलेट होते हैं? मतलब कॉन्टीन्यूअस का मतलब है कि बस एक सिंगल पीस है हमारे पास, हमने ये हमारे पास एक पेन मेरे पास है, तो इसके अंदर हम झांक के देखें तो क्या ये एक सिंगल पीस है? तो नहीं, जब हम झांक के देखते हैं तो देखते हैं कि छोटे छोटे कई पार्टिकल से मिलकर बना है, तो ये पार्टिकुलेट है, ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस like a block of wood, whereas other thought that matter was made up of particle like sand. बालू, रेत को हमने मुट्ठी में उठाया, सैंड को, जैसे उससे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, बोला पदार्थ सब्सटेंस ऐसे होते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, एक बोलता है नहीं, जैसे हमने उठाया, जैसे मैंने अभी आपको ये पेन उठाया, तो इसके अंदर क्या आप कह रहे हो कि भैया ये एक सिंगल है, या कोई लकड़ी का वुड का टुकड़ा उठाया तो वो कॉन्टीन्यूअस है। तो कॉन्टीन्यूअस है कि पार्टिकुलेट है? लेट अस आर इन एन एक्टिविटी टू डिसाइड, एक एक्टिविटी से डिसाइड करते हैं। एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है, एक्सपेरिमेंट से तो बात समझ में आती है, ठीक है? तो हम समझते हैं कि वो कॉन्टीन्यूअस है कि वो पार्टिकुलेट है। अच्छा, ये देखिए नीचे आपको ये यूनिट मास के दिए हुए हैं, यहाँ देखिए ये साइड में आपकी एक्टिविटी दी हुई है, ये देखिए आपकी पहली एक्टिविटी दी हुई है। और एक्टिविटी अगर आपके पास वो मटेरियल अवेलेबल है तो आप घर पे कर सकते हो, और नहीं है अगर आपके पास तो दिमाग में सब कुछ हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग को आप सभी जानते होंगे, वो बैठे बैठे कितने सालों से लास्ट के उन्होंने बैठे बैठे चेयर पे थॉट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए क्या क्या नहीं कर दिया। तो जब वो बैठ के ब्रेन में कर सकते हैं तो आप तो सब अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो देखिए, टेक ए 100 ml बीकर, बीक चोंच, बीकर एक वेसल होता है, आपको स्क्रीन में देखिए दिख रहा है, और इस तरीके का बीकर होता है। इसके अंदर 100 ml का होता है, अलग अलग साइज़ के ये बीकर होते हैं, अलग अलग वॉल्यूम के, 100 ml, 250 ml, 500 ml एक्सेट्रा, अलग अलग साइज़ के बीकर होते हैं। फिल हाफ द बीकर विद वाटर, आधा भर दिया, ये मान लिया बीकर है, आधा भर दिया, उसको यहाँ पर मार्क कर दिया। डिज़ोल्व सम सॉल्ट, कुछ उसमें नमक लिया और नमक को भर दिया। डिज़ोल्व सम सॉल्ट, शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड, ठीक है, ग्लास रॉड ले ली, उससे उसको चला दिया। ऑब्जर्व एनी चेंज, अब आपने चीनी ली थी और चीनी को लिया तो वो तो गायब हो गई, शुगर क्रिस्टल थे वो गायब हो गए, और जो नमक के क्रिस्टल थे छोटे छोटे से दिख रहा था वाइट वाइट, गायब हो गया। वो बोला भैया कहाँ चला गया? बोला कुछ ना कुछ तो हुआ, ये कैसे चला गया? पानी के अंदर, पानी भी मैटर है। बोला पानी है तो पानी के अंदर वो कहाँ से घुस गया, कहाँ पेनिट्रेट कर गया? इसका मतलब है कि वाटर कंटिन्यूअस नहीं है, पार्टिकुलेट है, पार्टिकल के बीच में गैप है। ये पार्टिकल हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, उनके बीच के गैप हैं, उनको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। अगर आपको गैप को मैं दिखाऊं, है ना, तो ये वाला जो आपको जगह दिख रही है, इंटर पार्टिकल स्पेस, ये आप सोचिए, ये जो आपको ये दिख रहा है ये वाटर है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, छोटी बॉल की तरह मान लीजिए, और इनके बीच की ये जो सब जगह आपको दिख रही है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये उसके अंदर चले जाते हैं तभी गायब हो जाते हैं। ये इस बात का सबूत है, ये मैंने आपको बताया। अभी देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इनका भी तो नज़रिया देख लें। कि लिखा हुआ है टेक ए 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विद वाटर,
एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। डिसॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, ऑब्जर्व एनी चेंज। भैया दिखा एनी चेंज, गायब हो गया। व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपन टू द सॉल्ट, गायब हो गया। मैंने बताया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, पार्टिकल कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, बीच में गैप होता है, उन्हीं गैप में चले जाते हैं। वेयर डज इट अपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, वाटर का लेवल नहीं चेंज हुआ, वाटर का लेवल नहीं चेंज हुआ। आप उसमें एक मुट्ठी भर के मिट्टी डाल दीजिए, वो नहीं डिजॉल्व होगी, वाटर लेवल थोड़ा उठ जाएगा, अप हो जाएगा। आप नमक को डालोगे वो घुल जाएगा, क्योंकि बीच के स्पेस में चला जाएगा। मिट्टी क्यों नहीं जाती है, सैंड क्यों नहीं जाती है भैया, इसलिए नहीं जाती कि वो डिज़ोल्व नहीं होती है। हर चीज़ में डिज़ोल्व नहीं होती है। तो पानी में डिज़ोल्व होने वाली कुछ खास चीज़ें, इनके बारे में आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ें तो in order to answer these questions we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in spoon, salt or sugar spread throughout water? This is illustrated। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, वही डायग्राम दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। पार्टिकल ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स, उसको बड़ा किया तो देखिए यार छोटा छोटा आपको ऐसे दिखाई देगा। उसी तरीके से सॉल्ट भी छोटा छोटा आपको दिखाई पड़ेगा। ये सब आपको डायग्राम, यही देखिए बीकर है, बीकर इस शेप का होता है, ग्लास का बना होता है। लाइन बाय लाइन में सब कुछ आता है। फिगर 1.2 को आप देखेंगे कि 1.2 फिगर असल में है क्या, 1.1। When we dissolve salt in water, the particle of salt get into the space between particle of water। तो क्या बोलते हैं, लिखिए कॉपी पे, इंटर मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। In general we can also name them interparticle space। इंटर का मतलब बीच में, पार्टिकल के स्पेस के वो बीच में लाई करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे ये लिखा है, ये लिखा है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कितने छोटे होते हैं। तो भैया छोटे तो इतने होते हैं कि आप बहुत छोटा सा, इतना छोटा कि वी जस्ट कैन नॉट इमेजिन, हम सोच भी नहीं सकते कितना छोटा। अब देखिए इसमें इन्होंने एक्टिविटी अब हमारी दूसरी आ गई। टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। बच्चों कहीं फार्मूला लिख लो इसका, KMnO4। देखिए ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एटम है, एक एटम है K, एक एटम है आपका K, एक एटम Mn, ये पूरा एक एटम है। K का नाम होता है पोटेशियम, Mn का नाम होता है मैंगनीज, और ये देखिए 4 ऑक्सीजन है, O4 है, ये ऑक्सीजन होता है। ये मॉलिक्यूल है, ये एटम से मिलकर बना है। तो जो हम क्रिस्टल लेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट का, पर्पल कलर के, वायलेट कलर के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है ना। एक जर्मी साइड भी होता है, ये पानी में हल्का सा डाल दोगे तो पिंक कलर का, पर्पल कलर का, एक डार्क पर्पल कलर का एक हमारा सोल्यूशन मिलेगा। बहुत हल्का करेंगे उसको तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। जिस कलर का ये मैं इंक यूज़ कर रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ मैं इसमें। तो टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml water। एक बड़ा सा टुकड़ा लिया, डाला उसको, तो वो पूरे में गायब हो गया, घुल गया, कलर्ड हो गया, हमारा पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है।
अब ये देख लेते हैं कि बुक में नीचे साइड में क्या है, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। आपको ऐसा बना देना है कि आपको स्कूल में रिस्पेक्ट मिले, टीचर भी घबराए कि भैया इससे पंगा ना लो, इसके पास पता नहीं कहाँ कहाँ से डिटेल आ जाती है, ये पता नहीं कौन कौन सी चीज़ बताता है, ये ना एनसीईआरटी बुक में दिया है ना रिफ्रेशर में दिया है, ये कहाँ से लाता है, ये चीज़ें तो यूट्यूब पे भी नहीं मिल रही हैं। आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपका जलवा कायम होगा, आपका जलवा कायम होगा तो मुझे मज़ा आएगी। और मेरी ज़िंदगी का मकसद कुछ नहीं है, सिर्फ एक मकसद, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर क्यूब। देखिए इसको बोलते हैं मीटर क्यूब। एसआई, एस से होता है सिस्टम, आई से होता है इंटरनेशनल, फ्रेंच में लिखा जाता है सिस्टमे इंटरनेशनल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर भी बोलते हैं, ये वॉल्यूम का यूनिट होता है। देखो ये आप फिजिक्स में ज़्यादा पढ़ोगे फिलहाल, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और स्पेस जो होता है उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो है वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए यूनिट होता है एसआई में मीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है आपको। आगे ज़्यादातर हम लोग लेकिन वॉल्यूम को तो लीटर में, दूध वाले भैया 2 लीटर दूध लाना, दूध वाले भैया 3 लीटर दूध लाना, तो हम लोग लीटर यूज़ करते हैं। तो हमारा 1 लीटर में देखो ये रिलेशन होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर में 1000 ml होता है, और 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है ना, सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है, मीटर होती है लेंथ की यूनिट। देखिए वॉल्यूम आप सब ने पढ़ा हुआ है, सब जानते हो। जैसे क्यूब का वॉल्यूम हम ले लें तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, एस क्यूब। तो साइड होता है मीटर में, तो मीटर क्यूब या तो इसका यूनिट बनेगा, या इसका यूनिट बनेगा सेंटीमीटर क्यूब, या इसका यूनिट बनेगा डेसीमीटर क्यूब, कुछ भी बन सकता है। साइड की यूनिट होगी मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी, डेसीमीटर होगी। जो लेंथ की यूनिट होती है वो साइड की यूनिट होती है, लेकिन एसआई यूनिट क्या होता है, वो मीटर क्यूब होता है। और ये देखिए आपको ये सारे रिलेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं कि टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक द 5 to 8 टाइम्स, स्टिल कलर। तो हल्का होता जाएगा रंग। कितना बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, ऐसे ही बात समझ में आपको आ जाएगी। देखिए ये आपको पूरा रियल डायग्राम है। ये 100 ml पानी, इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला। देखिए ये काफ़ी डार्क दिखाई दे रहा है, ये आपको डार्क दिखाई दे रहा है। इससे हमने क्या किया, 10 ml निकाला, 10 ml को क्या किया, इसमें डाला। इसमें जब हमने डाला तो उसमें 10 ml डाला, ऊपर से 90 ml वाटर डाला। अब ये क्या हुआ, इसका कलर हल्का हो गया। भाई पार्टिकल ज़्यादा थे तो पिंक कलर ज़्यादा दिख रहा था, हल्का हुआ। फिर इसका 10 ml निकाला, 10 ml का फिर इसमें डाला, इसमें एक्स्ट्रा डाले 90 ml, और ये करते रहे, आखिरी तक हल्का होता चला गया, हल्का होता चला गया। और उसका हमको देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन, दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज़ स्टिल विजिबल। है पार्टिकल तभी तो दिख रहा है, लेकिन कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। पास में है, चींटियाँ हैं जैसे घर में निकली, आप दीवार में देखते हो ढेर लगी हुई है, बहुत सारी चींटियाँ, बिल्कुल एकदम काली हो जाती है दीवार, लेकिन जैसे जैसे वो दूर होते हैं वो हल्की होती जाती है। वही चीज़ यहाँ पर भी। अच्छा,
This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 liters. So we conclude that there must be millions of, बेटा मिलियन होता है 10 की पावर 6, यानी एक के बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6। हिंदी में इसको, हिंदी अगर हम सिस्टम में चले इंडियन में तो लाख बोलेंगे। 10 लाख हो गया। मिलियन का मतलब 10 लाख, मिलियन का वैसे मतलब 10 टू द पावर 6 है ना। 1 2 3 4 5 6 0 है, जिसको 10 की पावर 6 रख दिया, इसका मतलब होता है मिलियन। हाँ, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ KMnO4 विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। अब मान लो इसी को हम 100 तक करते जाएं, जब तक हमको दिखता जाए, फिर कुछ समय बाद हमें नेकेड आई से बिल्कुल पानी नॉर्मल दिखेगा, फिर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे तो कलर दिखेगा। इसका मतलब है पार्टिकल छोटे होते जा रहे हैं, तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर वो बना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, सेम एक्टिविटी कैन बी डन बाय यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल। अब डिटॉल भी आपके घरों में होता है, अभी सभी जानते हो कि डिटॉल में ना चोट वोट लग जाती है, हम लोग लगा लेते हैं, एंटीसेप्टिक होता है, हमारे वुंड्स को रोकता है। कभी भी चोट लगे तो पहले आप उसको वाटर से साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप उस पर डिटॉल लगा लीजिए, फिर उसके बाद सोफ्रामाइसिन वगैरह लगा लीजिए, तो जम वगैरह सब खत्म हो जाती है। डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड। तो यही चीज़ हम स्मेल के मामले में लेंगे। अब पहले हमने क्या किया है, पानी लिया 100 ml, उसमें हमने 50 बूंदे, एक ढक्कन डाल दिया, महक ज़्यादा है, इसको डाइल्यूट करते गए डाइल्यूट करते गए डाइल्यूट करते गए, तो महक क्या हुई, कम होती चली गई। इसका मतलब है कि पार्टिकल छोटे होते हैं, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। तो सपने में भी सपना देखोगे कि सपना देख रहे हो, तो उसके होने वाले सपने में भी इसको नहीं देख पाओगे, इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। देखिए अब हमारा आर्टिकल 1.1 कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, वो है आर्टिकल नंबर 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब उनकी एक तरह से प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़। तो पहले 1.2.1 पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि उनके बीच में स्पेस होता है। तो देखिए ये हमारा है स्पेस बिटवीन देम। In activities 1.1, 1.2 we saw that particles of sugar, salt, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट फार्मूला याद है कि भूल गए? याद करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, 12th तक छाया रहेगा ये पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, नींबू पानी। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल।
अब अगर मान लो कि किसी चीज़ में चीनी बहुत ज़्यादा हो गई, चाय में चीनी ज़्यादा हो गई, तो क्या करेंगे, हम उसको डाइल्यूट करते हैं ताकि वो फैल जाए और हर एक बार पीने में थोड़ी थोड़ी कम चीनी आए। दिस शोज दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इधर भी देख लेते हैं भाई, क्योंकि अगली एक्टिविटी भी शुरू हो गई है। तीसरी एक्टिविटी शुरू हो गई। 1.1.2 पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब रुकते नहीं है, लगातार चलते रहते हैं। एक्टिविटी, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू नियर so as to get it smell। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ परफ्यूमरी टाइप की हो, स्मेल टाइप की चीज़ें हों, तो कितने उसके नज़दीक जाओगे कि यू हैव नियर इट सो गेट इट्स स्मेल। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, उसको स्टिक को आप जलाइए, व्हाट हैपन, डू यू गेट द स्मेल। सिटिंग एट ए डिस्टेंस, अपना ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए, इसको आप खुद रिकॉर्ड करिए, सोचिए इस बारे में, कोई ऐसा बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है ये। अगला एक्टिविटी, टेक, अच्छा इसके बारे में मुझे बताइएगा आप लोग, है ना, कि ये इंसेंस स्टिक क्या आप यूज़ किया है, क्या इसको जानते हो आप, क्या होता है ये? नहीं जानिए तो गूगल में सर्च करिए और जानिए इस बारे में, ठीक है। कुछ टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें भी आ जाती हैं। एक्टिविटी 1.4, टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर। 2 ग्लास या बीकर ले लीजिए, पानी में भर दीजिए। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक। अब भैया ब्लू और रेड इंक कहाँ पड़ेगी? जब मैं पढ़ता था 9th में तो हम लोग इंक से लिखते थे, इंक के ज़रिए लिखते थे। हम लोग फाउंटेन पेन यूज़ करते थे, उसमें हम लोग इंक भरते थे। ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है, हम लोग भरते थे। अब वो ज़माना चला गया, रिफिल्स आ गई, बॉल पॉइंट पेन आ गए, क्या क्या नहीं आ गया। तो अब तो कोई लिखता नहीं है, तो फिलहाल इंक कहाँ से मिलेगी, ये मुश्किल है। स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साउथ ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। ठीक है, साइड ऑफ फर्स्ट बीकर, किनारे से, साइड से, तो वो लड़ते हुए जाएगा उसमें, और दूसरे में हनी, एक में इंक एक में हनी। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन कॉर्नर, कहीं किनारे पर धीमे से रख दिया उसको। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड करेंगे। अब जो इंक हमने किनारे से डाली थी, किनारे से इंक डाली थी, वो तो हमने देखा नीचे तक चली गई, अब हमको उसमें निशान भी नहीं दिख रहे हैं, कम दिख रहे हैं। लेकिन जो हनी है वो धीमे धीमे जा रही है, क्योंकि वो गाढ़ा होता है। तो इसी तरीके का ऑब्जर्वेशन के बारे में यहाँ कुछ बताने वाले हैं। हाँ, हाउ मैनी आवर्स और डेज डट इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। अच्छा, इसमें साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर कितना समय लगता है इंक को स्प्रेड होने में? ऐसे डाल दिए एक बूंद इंक, देखा कि कितना समय लगता है उसको, तो कुछ थोड़ा समय लगता है। अच्छा, अब इस एक्टिविटी से हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टिकल रुकते नहीं हैं। फिर हम एक्टिविटी में आए, अगली एक्टिविटी में आए, और इसको अब हम समझते हैं। ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिख लीजिए। कॉपर Cu होता है और ये होता है SO4। इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, नीले रंग का होता है, ब्लू विट्रियोल, इसको भी लिख लीजिए कॉपी पे। और पोटेशियम परमैंगनेट मैं आपको बता चुका हूँ, ये ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। अच्छा, ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनादर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, एक ठंडे में और एक गर्म में।
डू नॉट स्टिर द सोल्यूशन, हिलाइए नहीं उसको, रख दीजिए ऐसे ही। एक में डालिए कॉपर सल्फेट, मान लिया डाल दिया हॉट वाटर में, एक हमने जो है कोल्ड वाटर में डाला, तो हम देखेंगे हॉट वाटर में ज़्यादा फैल गया। मतलब टेम्परेचर का भी असर होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रोसेस कुछ तेज़ हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि टेम्परेचर से हीट जो होती है वो एनर्जी होती है, हीट मिली, एनर्जी मिली, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, वो कटाकट भागने लगे। आप भी तो गर्मी में जब बाहर धूप से पसीने पसीने होके आते हो, दरवाज़ा खटखटाया, मम्मी में देर हो गया, मम्मी क्यों नहीं खोला, पसीने पसीने हो रहे थे, क्यों इतनी गर्मी हो रही है। आपकी बॉडी के अंदर भी एक एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बेचैनी है, बॉडी उतनी एनर्जी नहीं होल्ड कर सकती, वो निकालेगी। आपने चिल्ला लिया, मम्मी ने चटाक चटाक 2-4 मारे, एकदम मामला ठंडा हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी पे असर पड़ता है टेम्परेचर का, और ये टेम्परेचर के बारे में इस एक्सपेरिमेंट में समझाने की कोशिश हो रही है। ठीक है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। क्या होता है जब टाइम पास होता है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि एक सॉलिड लिया है, कहीं लिक्विड लिया है, तो क्या आपको पता चल रहा है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, ये मोटा देखो मेन बात है। तो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर से प्रोसेस तेज होते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, हीट एनर्जी है, से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अच्छा, अब हम आते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पजेस व्हाट वी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल मूव फास्टर, सो वी से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, बढ़ती है। In the above three activities we observe that particle of matter intermix on their own with each other, अपने आप होते हैं। They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particle of two different types of matter on their own is called diffusion. इस तरह के मिलने के प्रोसेस को डिफ्यूज़न बोलते हैं। पानी लिया, उसमें एक कोई कलर्ड चीज़ डाल दी, कोई कलर्ड चीज़, आप रूअफ़ज़ा डाल दो एक बूंद, जैसे ही आप डालोगे रूअफ़ज़ा की बूंद उसमें गिरेगी और आप देखोगे समय के साथ वो हल्की होती जाएगी। तो फैलना, स्प्रेड होना, उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। इंटरमिक्सिंग हो जाता है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न फास्टर होता है। वाई डज इट हैपन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, उसका असर उसके ऊपर पड़ता है। 1.2.3 पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसको समझना है। इसके लिए ये वाली एक्टिविटी है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये बड़ा सिंपल सा है। एक ह्यूमन चेन बनानी है। फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड, है ना, एक दूसरे को वो छू रहा है, पकड़ रहा है। ये देखिए इडू मिशमी डांसर, ये कोई फोक डांस है। सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स फॉर्म ह्यूमन चेन। थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। तो कौन अच्छे से होल्ड करेगा, ये बताने की कोशिश की जा रही है इसमें। पहला ये है, इसमें थोड़ा साइंस कम दिख रही है, इस एक्टिविटी को आप खुद देख सकते हो। मैं अगली एक्टिविटी देखता हूँ जो ज़्यादा ऐसी है, जो समझ में नहीं आएगी। पहली एक्टिविटी आप खुद समझ सकते हो। एक आयरन नेल ले ली, आयरन की कील, है ना, इस तरीके की होती है कील, आयरन नेल, एंड एक चॉक लिया एंड रबर बैंड। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। आयरन नेल पे हैमरिंग करी, हैमर मारा, चॉक पर कटिंग, रबर बैंड, चाक पे भी हैमरिंग करी, स्ट्रेचिंग करी रबर बैंड को, देखा तोड़ के उनको।
इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स। तो आप पाओगे कि जो आयरन नेल होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, वो पार्टिकल एक दूसरे को ज़्यादा मजबूती से होल्ड करते हैं। अब अगर फिंगर टिप खाली ऐसे किए हुए हो तो मजबूती कम होगी, यूँ पकड़ोगे तो मजबूती ज़्यादा होगी, ह्यूमन चेन बनाई। और अगर कंधों पे हाथ रख के पकड़े होगे तो और ज़्यादा मजबूती होगी। ये पहले एक्सपेरिमेंट में बताया गया। और दूसरी एक्टिविटी में भी ऐसा ही कुछ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर आते हैं अगली एक्टिविटी में 1.8 में, ओपन ए वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर। पानी ऊपर से गिर रही है धार, उसको यूँ 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 उंगली मारिए तो वो बीच से क्या होगा, वो कटेगा। वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, ये सब करके देखिएगा। What should be reason behind the stream of water remaining together। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही बुक खोल के पढ़ के पढ़ा दूंगा। मैं बिल्कुल बुक हटा के पढ़ाता हूँ। तो मेरा बोर्ड वर्क भी आएगा जैसे नॉर्मली होता है कि मैं बोर्ड वर्क करके भी आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें मैं किताब को बिल्कुल टच नहीं करूँगा। किताब के सिर्फ हेडिंग्स होंगी, उसके अंदर का मेरा अपना मटेरियल होगा, वो भी वीडियो आएंगे। लेकिन पहले NCERT लाइन बाय लाइन तो हो जाए। द अबव 3 एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। इंटरमॉलिकुलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ठीक है, इस पे बेस देखिए अब ये क्वेश्चंस भी आ गए हैं। ये बस हमारा है आखिरी जो ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा। ये हमारी एक्टिविटीज़ देखिए हो गई। और उसके बाद अब हम देखिए यहाँ पर 1.3 पार्ट में आ गए। तो ये आपको इस वीडियो के इस सीरीज़ के अगले वीडियो में मिलेंगे। अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और इंतज़ार करिए कि मैं अगला वीडियो जब लेके आऊँ तो उसको आप पढ़िए। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरा वीडियो आपको मिला करेगा 9 PM पे, जब भी मिलेगा 9 PM पे मिलेगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, सब्सक्राइब के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि एक हफ्ते में, एक वीक में कम से कम एक वीडियो 9th क्लास का ज़रूर मिले। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू। जय हिंद।